आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चंपावत उपचुनाव की ही बात कर लेते हैं। देखिए, चंपावत उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे निर्मला गहतोड़ी, ऐसी जानकारी है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। निर्मला गहतोड़ी दाखिल करेंगी अपना नामांकन पत्र। और देखिए, सीएम धामी के सामने कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं निर्मला। नामांकन के दौरान पार्टी के सीनियर नेता चंपावत में मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। और चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज है। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है और 3 जून को इसके रिजल्ट आएंगे, उपचुनावों के नतीजे आएंगे। और आज निर्मला गहतोड़ी अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। देखना होगा कि कौन से कांग्रेस के शीर्ष नेता उनके नामांकन के दौरान साथ मौजूद रहते हैं। और दीपा, ये भी एक अच्छा बड़ा मौका होता है नामांकन दाखिल करना, जहां एक संदेश यहां से भी जाता है तमाम मतदाताओं के बीच में। तो देखना होगा कि किस तरीके से आज का जो नामांकन है वो कांग्रेस का रहता है। देखिए, निर्मला गहतोड़ी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। निर्मला से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा को लेकर, सुनवाते हैं। चंपावत से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी जी हमारे साथ में हैं। 11 तारीख को नॉमिनेशन करेंगी। उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं। निर्मला जी, कब नॉमिनेशन कर रहे हैं आप? 11। मुख्यमंत्री जी का रोड शो आपने देखा होगा, सुना भी होगा। भीड़ कैसी लगी आपको? भीड़ थी उसमें या क्या? ऐसा ना देखो, आपने पहले ही कह दिया मुख्यमंत्री का रोड शो। आपने नाम ही मुख्यमंत्री ले लिया, इसके माने सरकार का रोड शो। आप एक बार मुझे ये बताओ भैया, बहुत बड़ा रोड शो किया, क्योंकि भाई जिसके पास सब कुछ है, बाहुबली धनबली सब लोग हैं, तो उनका रोड शो बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने आप में ही रोड शो है। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सामने निर्मला गहतोड़ी जी मजबूत कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस की। तो आप क्या मजबूत किस हिसाब से नहीं है? आप एक बात बताओ, वो जाने किस हिसाब से नहीं है। वो ABP के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये क्या कहते पुष्कर धामी जी। मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थी, मैं उस समय से कांग्रेस में जुड़ी हूँ। मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ? हाँ, एक चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, मैं खनन की ठेकेदार नहीं हूँ, मेरा कोई गलत धंधा नहीं है, मैं शिक्षक परिवार की हूँ। मेरे बच्चे अपनी जगह में वेल सेटल्ड हैं और मैंने एक उनको संस्कार दिए हैं। और उन संस्कारों में मेरा आज है कि ये कितना ही मुझे न डिगा सकते हैं न झुका सकते हैं, ये क्यों डर रहे हैं इतना। और जैसे ये कहते हैं कि कमज़ोर है, भैया जब मेरी पार्टी ने देखा होगा इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े लोग हैं, जब ये खटीमा हार के आए, दूसरा भी तो यहाँ आ सकता था लड़ने, उन्होंने निर्मला गहतोड़ी को एक इनके टक्कर की समझा, तब मुझे ये सम्मान दिया है और मुझे गर्व है। मैं कहीं से कहीं तक इससे कमज़ोर नहीं। और चलिए अब ज्यादा जानकारी देंगे इस पर रवि केंतुरा, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी तैयारी आज है नॉमिनेशन फाइल करने की, और कांग्रेस के कौन से बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की प्रत्याशी हैं निर्मला गहतोड़ी और आज 11 बजे निर्मला आज नामांकन करने जा रही हैं। आज नामांकन की आखिरी तारीख भी है और जहां तक कांग्रेस के बड़े नेताओं का सवाल है, तो जो प्रदेश स्तरीय बड़े नेता हैं वो आज सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले इस विधानसभा चुनाव लड़े हिमेश खरकवाल कांग्रेस के प्रत्याशी जो रहे थे वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर इस बार विश्वास जताया है। निर्मला गहतोड़ी वहाँ से जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, इसके साथ ही वो पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। और ऐसे में जहाँ पर हिमेश खरकवाल को ये माना जा रहा था कि एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है, तो यहाँ पर कांग्रेस ने बदलाव किया है, क्योंकि करीब 5000 वोटों से यहाँ पर हिमेश खरकवाल इस विधानसभा चुनाव को हारे थे। उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। निर्मला गहतोड़ी महिला प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में है और महिला प्रत्याशी होने के नाते एक पूरा दमखम इस बार कांग्रेस का रहेगा कि वो एक गंभीरता के साथ इस उपचुनाव को लड़े। और ऐसे में तमाम जो प्रदेश स्तरीय बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो वहाँ पर रहें। ऐसे में 3 विधायक हैं, हिमेश खरकवाल की हम बात करें जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मयूख महर, खुशहाल सिंह अधिकारी और भुवन कापड़ी, इन तीनों को वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहाँ पर जाएँ और चंपावत की जनता का मन टटोले, उनके बीच जाएँ। कई मुद्दे हैं, सरकार का कामकाज भी है इन 1.5 महीनों का, उसको लेकर भी जनता के बीच रहेंगे। तो कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी मुद्दों को प्रमुखता से इस बार इस उपचुनाव में उठाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 तारीख को नामांकन कर चुके हैं। आज निर्मला गहतोड़ी नामांकन कर देंगी। 31 तारीख को मतदान
मतदान यहाँ पर होना है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है और ऐसे में सबकी निगाहें यहीं पर हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तैयारियां हैं, लेकिन देखना होगा कि कितना दिलचस्प चुनाव होता है, क्योंकि कांग्रेस को उपचुनाव में हमेशा ही महिला प्रत्याशियों की याद आती है। इससे पहले भी जो 3 उपचुनाव राह है वो आसान नहीं है कांग्रेस के लिए और ना ही निर्मला गहतोड़ी के लिए। मुख्यमंत्री खुद यहाँ से मैदान में हैं और उनको किस तरीके से वो टक्कर दे पाती हैं, क्योंकि उपचुनाव का जो पहला पड़ाव है वो आज होने जा रहा है। नामांकन वो दाखिल करेंगे, उसके बाद 31 मई को चुनाव यहाँ पर, 3 जून को रिजल्ट सबके सामने होगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। उधर चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इसी क्रम में भाजपा ने चंपावत उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में सीएम योगी का नाम भी शामिल है। देखिए, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हैं, स्मृति ईरानी हैं जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं, और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं, रेखा वर्मा, मदन कौशिक भी स्टार प्रचारक बने हैं। इसके अलावा उत्तराखंड भाजपा के कई बड़े नेताओं को स्टार प्रचारकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि अब आपको अक्सर चंपावत में दिखाई देंगे। वहां पर जनसभाएं होंगी, जनसंपर्क किया जाएगा, रोड शोज होंगे, लोगों के बीच में जाया जाएगा और वोट की अपील की जाएगी। तो ये तमाम बड़े नाम हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम इसमें शामिल है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, चेहरे देखिए। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और मिशन चंपावत को सक्सेसफुल करने में इनकी भूमिका बहुत अहम होगी। और दीपा, इस स्टार प्रचारकों की सूची को देखने के बाद लगता है कि छोटा चुनाव हो, एक सीट पर चुनाव हो, किसी भी चुनाव को हल्के में बिल्कुल भी बीजेपी नहीं लेती है। वहीं चंपावत विधानसभा में सपा भी इस बार अपना दमखम दिखा रही है। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और नामांकन में यूपी के पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव, अरविंद यादव और सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश परिहार मौजूद रहे। सपा उम्मीदवार ने भी नामांकन किया है, सपा भी मैदान में है। और अब खबर देहरादून से एक बड़ी बता दें आपको, सीएम धामी यहां एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर ये बैठक सीएम धामी करेंगे। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये समीक्षा होने वाली है। और देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये मीटिंग होगी। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। गुड गवर्नेंस को लेकर बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शासन के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ में वो समीक्षा करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और उनसे फीडबैक एक तरीके का लेंगे और आगे किस तरीके से बढ़ना है इसके लिए भी बातचीत होगी। निर्देशित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये गुड गवर्नेंस को लेकर बैठक आज की जो होनी है 12:30 बजे वीर चंद्र सिंह सभागार में, इसको लेकर बहुत नजरें सभी की टिकी हुई हैं। क्या कुछ होगा इस पर भी लगातार नजर है। चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी बीता है, एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन अव्यवस्थाएं अभी से ही चुभने लगी हैं। बीते 6 दिन में ही 20 यात्रियों की जान चली गई है। बिल्कुल, और हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त चारधाम की यात्रा चल रही है उस वक्त पर्यटन मंत्री ही प्रदेश में नहीं है। सतपाल महाराज इन दिनों दुबई गए हुए हैं। एक हफ्ते में ही खुल गई चारधाम यात्रा की तैयारी की पोल। मुसीबत में चारधाम के यात्री, दुबई में हैं पर्यटन मंत्री। चारधाम यात्रा को शुरू हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता और अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया है। इसका उदाहरण है एक हफ्ते में 20 यात्रियों की मौत। ये मौतें सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े करती हैं। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा शुरू होने के 6 दिन के भीतर ही यात्रा पर आने वाले 20 यात्रियों की मौत हो गई। गंगोत्री और यमुनोत्री में 14 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि केदारनाथ में 5 और बद्रीनाथ धाम में 1 यात्री की जान गई है। बीमार और बुजुर्ग लोगों पर ये यात्रा बेहद भारी पड़ रही है। चारधाम यात्रा हर वर्ष होती है, हर बार आती है और हर बार 2-4 तारीखें आगे पीछे छोड़ करके समय लगभग वही होता है। और आलम यह है कि पिछले 1 सप्ताह में चारधाम यात्रा में 20 यात्रियों की अलग अलग कारणों से मृत्यु हो गई है और अव्यवस्थाओं का इतना बोलबाला है कि सिस्टम पूरी काहिली का शिकार हो रहा है और मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं रह गया।
हाल बदहाल है और जिस मंत्री पर इसकी पूरी जिम्मेदारी है वो दुबई में है। सतपाल महाराज उत्तराखंड में पर्यटन और PWD जैसे विभाग संभालते हैं। ये दोनों ऐसे विभाग हैं जिसकी जिम्मेदारी 4 धाम यात्रा के दौरान बढ़ जाती है, लेकिन वो फिलहाल विदेश की यात्रा कर रहे हैं। अब कांग्रेस चुभते हुए सवाल उठा रही है। जहाँ पर बर्फ आई हुई है, पूरे क्या ग्लेशियर्स आए हुए हैं, वहाँ पर रेलिंग्स टूटी हैं। जो रेलिंग्स ठीक इस यात्रा से पहले ठीक हो जानी चाहिए थी ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। पिछले वर्ष ही आपको याद होगा एक लड़की की जान चली गई थी गिर के, और वहाँ पर अभी भी मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से खच्चर दौड़ रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, उससे यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। 4 धाम यात्रा में 20 लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसकी रिपोर्ट तो अब PMO ने भी मांग ली है। सवाल चारों ओर से उठे तो सरकार ने रिव्यू मीटिंग बुलाई और कई सख्त फैसले लिए। अब यात्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा, जिसे अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके अलावा 4 धाम पर आने वाले यात्रियों की निर्धारित संख्या में 1,000 का इजाफा भी होगा। ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। वहीं केदारनाथ में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब व्यवस्थाएं भी बिगड़ने लगी हैं। लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या ने प्रशासन के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में प्रशासन ने अब केदारनाथ में रहने खाने के साथ ही अतिरिक्त शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। मौसम खराब होने के कारण कई यात्री नीचे नहीं लौट पा रहे हैं, जबकि हेली सर्विस भी मौसम खराब होने की वजह से दोपहर बाद नहीं चल पा रही है। अब देखिए, जैसे जैसे 4 धाम यात्रा को वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे तमाम अव्यवस्थाएं भी उजागर हो रही हैं, सामने आ रही हैं, और इससे सीधा जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वो यात्रियों को ही करना पड़ रहा है। अभी करेंटली 18 से 20,000 यात्रियों द्वारा डेली दर्शन किए जा रहे हैं, और जो हमारी व्यवस्था है ऊपर ठहरने की वो 7,500 से 8,000 के बीच में है। तो जो बाकी यात्री हैं, जो गैप है, वो यात्री जनरली या तो हेलीकॉप्टर से वापस होते हैं या ट्रैक से वापस होते हैं। अगर इससे ज़्यादा यात्री की संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर एकोमोडेशन में इशूज़ आता है। तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो यात्री आए उनके रहने की व्यवस्था या तो पहले से वो बुक करा लें या फिर उनको सुनिश्चित कराने के उनको कहाँ पर आवास करना है। हरिद्वार में कुछ देर की बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पूरी पोल खोलकर सामने रख दी है। तेज आंधी के साथ आधे घंटे हुई बारिश के चलते शहर में कई जगहों पर जल भराव हो गया, और जल भराव से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। वहीं आंधी तूफान के चलते कई जगह पेड़ भी उखड़कर गिर गए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ गहराई वाले क्षेत्रों में अंडरपास में पानी भर गया, और वाहनों का यहां से निकलना काफी मुश्किलों भरा काम होता है, क्योंकि ऐसे में अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो उससे लंबा जाम लगता है। और गनीमत ये रही कि आंधी तूफान की वजह से जनमानस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रॉब्लम हो रही है, पानी भरा हुआ है, गाड़ी नहीं निकल पा रही है, गहराई है ना ब्रिज के नीचे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। रास्ते जाम हुए पड़े हैं। शहर में बहुत पानी भरा हुआ है, यहाँ गुरुद्वारे पे भी बहुत पानी भरा हुआ था, वो तो खैर धीरे धीरे निकल गया सब। प्रशासन का तो मेरे सामने कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई आया नहीं है। तारे सब टूटी पड़ी आपके सामने सब। एकदम से बहुत तेज हवा चली, जबरदस्त तूफान आया, और उसी समय बहुत तेज बारिश शुरू होगी। उस बारिश की वजह से और हवा की वजह से ये पेड़ बीच में से टूट कर गिर गया, और यहाँ को लोग भी निकल लेते, लेकिन ये अच्छा हुआ कि किसी के ऊपर ये पेड़ नहीं गिर पाया। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। टिहरी झील में भी जबरदस्त तूफान आया, और इस तूफान की वजह से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा यहां बोटों को नुकसान पहुंचा है। बोट्स के इंजन टिहरी झील में डूब गए हैं, जबकि तेज तूफान के कारण अन्य बोटों की बॉडी आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। और खबर यह है कि इस तूफान में 4 पर्यटक भी फंस गए थे, जिन्हें बोट ऑपरेटर्स ने झील के बीच से बचा लिया। टिहरी झील में भी तूफान उठा है और यहाँ पर भी नुकसान हुआ है, बोटों का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा। अचानक से तूफान और तूफान की वजह से कई नावों को नुकसान पहुंचा है। टिहरी झील में 2016 के बाद पहली बार सबसे बड़ा तूफान आया, जिसमें कई सारे पर्यटक भी फंस गए थे। हमारे कुशल तैराकों ने उनको तो बाहर निकाल दिया, सब कुछ सकुशल है, परंतु जो टिहरी झील से जो लोकल स्थानीय बोट मालिक थे उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। लगभग 30 से 40 बोटें यहाँ पर डूब चुकी हैं, और कई बोटों को जिनके इंजन टूट गए हैं, कई बोटों के सीट टूट चुकी है, कई बोटों की
बुरी तरह से नुकसान हुआ है। इसका निश्चित तौर से टिहरी झील प्राधिकरण और प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि टिहरी झील में हम बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जेटियों की व्यवस्था की जाए। 105 बोटें हो चुकी हैं, परंतु अभी तक 40 ही बोटें लगाने की जेटी है। और इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है, जहां कथित आतंकी वली उल्लाह के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। आरोपी उबैद उल्लाह, वसी उल्लाह और उजैर आलम कोर्ट में पेश हुए हैं। वली उल्लाह गाजियाबाद जेल से नहीं किया गया पेश और 12 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। 18 अप्रैल 2001 को फूलपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने है। वली उल्लाह पर हुई सुनवाई और देखिए सुनवाई में क्या कुछ हुआ वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में राष्ट्रद्रोह के मामले में सुनवाई हुई। 12 मई को ये कहा जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई भी होनी है। ये बड़ी खबर इस वक्त। और वहीं अब उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो यहां कई रास्तों और नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है। बरसात ने नगर पालिका प्रशासन की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी में एक डॉक्टर से 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और आपको बता दें कि रंगदारी नहीं देने पर बच्चे के अपहरण की धमकी भी दी गई। रंगदारी की धमकी मिलने के बाद डॉक्टर के घर पर सुरक्षाकर्मी अब तैनात कर दिए गए हैं। तो डॉक्टर से रंगदारी की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस में इसकी कंप्लेन की गई और अब पुलिस ने सुरक्षा भी दी है। हल्द्वानी में डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई है और पैसे न देने पर बच्चे के अपहरण की धमकी दी गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। नैनीताल में सड़क हादसे में एक महिला कांस्टेबल की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम के वक्त काठ गोदाम से हेड़ा खान को जाते वक्त मिनी बस का ब्रेक फेल हो गया और उसकी टक्कर से स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल की जान चली गई। खबर है गाजियाबाद से। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 2 पक्षों में पथराव और मारपीट हो गई। मारपीट और पथराव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मारपीट की तस्वीरें गाजियाबाद से हैं, जहां 2 पक्षों में पथराव हुआ और उसके बाद मारपीट भी हुई है। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। 2 पक्षों में पथराव हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस भी अब कार्रवाई कर रही है। दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों में किसी बात को लेकर पथराव हुआ और उसके बाद मारपिटाई भी हुई है। वहीं सहारनपुर के देवबंद में शादी समारोह में डीजे पर विवादित गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया। 2 पक्षों में यहां पर भी संघर्ष हुआ है। कहा जा रहा है कई लोग घायल हैं। पुलिस पहुंची, मौके पर समझाने की कोशिश भी की गई। डीजे में कोई विवादित गाना बज गया था, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, आपस में फिर गए। सहारनपुर के देवबंद से खबर है। अब दोनों ही पक्षों से पुलिस कर रही है पूछताछ कि आखिर हुआ क्या था, कौन सा वो गाना बजा जिसके बाद से ये माहौल यहाँ पर खराब होना शुरू हुआ और असल में मसला है क्या, इसको जानने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बारात आई हुई थी, बारात में गाना चल रहा था भीम आर्मी वाला, जुलम न सह यारो भीम आर्मी। तो जी उन्हें एकदम से उस गाने पर चिड़ावट हुई। तो जी मैं कूद का है राजपूत, उन्होंने कहा कि वो गाना चलने का नहीं। हाँ, बच्चों ने कहा था मैं क्या दिक्कत हो रही, चलन दो, वो नाच रहे थे। तो जी उन्होंने कहा ये बिल्कुल चलने का नहीं। तो वो परिवार उनका इकट्ठा होकर सारे आए। तो जी उन्होंने मारपीट करी। पहले तो उन्होंने उसके साथ डीजे वाले की हाथापाई करी, फिर उन्होंने बच्चों के साथ हाथापाई करी। तो जी फिर वहाँ हो ली, जो कुछ हो लिया वहाँ होकर बीत गया काम। तो जी हम घर पर आ गए, कोई बात नहीं। तो हमारे घर पर वो लट लेकर बहुत मोटे मोटे घर पर इंटियर लट बरसाए। आज अभी सूचना मिली है कि भायला गांव में 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया है। मौके पर इंस्पेक्टर साहब भी पहुंच गए, फोर्स भी पहुंच गई है, मैं भी आ गया हूं। मामले की जांच करके जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ प्राप्त तहरीर के आधार पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई। वहीं गाजियाबाद के शिप्रा रॉयल टावर में मौजूद
मोटर कार एसेसरी शॉप में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से यह आग लगी और कैसे काफी नुकसान इस आग के चलते हुआ है। दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। गाजियाबाद में मोटर पार्ट की दुकान थी जहां आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी नुकसान यहां इस शोरूम में रखे हुए सामान की जलने से हुआ है। मोटर पार्ट की दुकान थी जिसमें आग लगी। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया और अब सूचना है कि काफी नुकसान इसमें हुआ है। गाजियाबाद में मोटर पार्ट की दुकान थी, एसेसरीज की दुकान थी जिसमें अचानक से आग लग गई।